तो फ्रेंड्स नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल वंश। क्या देखेंगे? मुगल वंश। ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश की शुरुआत हो रही है। लोधी वंश का समापन किससे हुआ है? इब्राहिम लोधी से। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का शासन समाप्त होता है। अब इस पर किस वंश का शासन आ जाता है? मुगल वंश का, जिसका नाम मुगल वंश के संस्थापक का नाम बाबर। बाबर के बारे में आज हम लोग थोड़ा उन डिटेल्स जानेंगे कि बाबर कौन था, कहां से आया था, उनके पिताजी कौन थे, उनकी माता कौन थी और क्या क्या काम किया था, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुगल वंश का जो शासन काल रहता है वह जो रहता है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के मुगल वंश का शासन काल रहता है। एक बार मुगल के खानदान के बारे में हम आपको बता देते हैं। मुगल वंश के संस्थापक का नाम था बाबर। बाबर के बेटा हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर और जहांगीर के बेटा शाहजहां और शाहजहां के बेटा औरंगजेब तक के इनका मतलब वंश चलता है। इसके बारे में हम लोग आज इस सब के बारे में पढ़ना है। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में पढ़ना? बाबर। अब बाबर जो थे, बाबर दिल्ली के गद्दी पर जो बैठा था यह 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक, यानी पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए इधर, पूछा जाएगा बाबर का शासन काल, यानी बाबर का शासन काल अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर शासन किया दिल्ली पर। ठीक है, यानी चार पांच साल तक की तो नहीं। चलिए, इसके बचपन यानी बाबर के बचपन का क्या नाम था? तो बाबर के बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो स्थान है फरगाना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था। तुर्कमेनिस्तान जगह है कि वहां पे इनका फरगाना में जन्म हुआ था। किनका? बाबर का। बाबर के पिता का जो नाम था, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। कौन थे? उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता को जो नाम था वह कुतुलुग निगार। क्या नाम था? कुतुलुग निगार। देखिए, उनके पिताजी जो थे तैमूर वंश के थे और उनकी माता जो थी वह चंगेज खा वंश की थी। मतलब दोनों दो वंश के थे। इसीलिए बाबर बहुत ही शक्तिशाली, दोनों ही महान वंश के लोग थे। माता भी बहुत महान वंश के थे और पिता भी महान वंश के थे, तो दोनों दो वंश के थे, इसलिए बाबर बहुत ही शक्तिशाली था। तो उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का जो नाम था कुतुलुग निगार। क्या नाम था? कुतुलुग निगार। और उनकी सबसे अच्छी बात है कि बाबर, देखिए, उन लोगों में सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या जो बढ़ाने का काम उन लोगों का होता है। वो लोग चाहता है कि हमारा जितना भी जनसंख्या ज्यादा रहेगा हमारा क्षेत्र पर ज्यादा अधिकार रहेगा, ज्यादा क्षेत्र पर अधिकार रहेगा। तो बाबर ने 11 शादियां किया था, यानी बाबर की 11 पत्नी थी। ठीक है, जिनकी कुछ पत्नियों का नाम यहाँ पे है। ठीक है, बाबर की 11 पत्नी, जिसमें है क्या है? महाम अनगा। एक है महाम अनगा, ये है आयशा सुल्तान, जैनब सुल्तान, मासूमा सुल्तान, महम सुल्तान, गुलरुख बेगम, दिलदार, मुबारक बेगा बेगम, महाम अनगा, ये सब उनकी
लगभग 11 पत्नियां थी। सब के बारे में उतना नाम नहीं पूछेगा, एक पूछेगा एक महाअनगा पूछ सकता है कि बाबर की पत्नी का नाम, तो आप बता सकते हैं महाअनगा, ऐसे पूछ सकता है बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है महाअनगा। और जब 11 पत्नी है तो बेटा बेटी भी ज्यादा है, तो उनके बेटा और बेटी मिलाकर कुल संख्या कितना है, 20 गो है। बेटा और बेटी मिलाकर कुल संख्या 20 गो है, जिसमें सब बेटा बेटी के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इतिहास में उस सब का नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 2 गो जरूर इम्पोर्टेंट है। एक बेटा जिसका बड़ा मतलब बाबर के सबसे बड़े बेटे जिसका नाम था हुमायूं, वह बाबर के सबसे बड़े बेटा। उसके बाद में इनके मतलब एक उसकी बाबर के बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इन्होंने बाबर बाबर की बेटी का नाम गुलबदन बेगम, उन्होंने एक आत्मकथा हुमायूं के मतलब अपने भाई हुमायूं का आत्मकथा यानी जीवनी लिखा, उसके जीवनी को लिखा, जिसका नाम क्या है, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम। उसकी बहन ने उसके जीवनी को लिखा कि मेरा भाई क्या किया हमने कहा मतलब क्या कौन कौन काम किया, उसके जीवनी को कौन लिखा, उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। तो पूछता है बाबर नाम, फिर पूछता है आगे हम पढ़ेंगे बाबर नामा एक आत्मकथा है जिसको बाबर लिखा है, और हुमायूं नामा एक आत्मकथा है जिसको कौन लिखा, गुलबदन बेगम लिखा। हाँ, बाबर नामा को बाबर खुद लिखा, और हुमायूं नामा के उसकी बहन लिखी थी गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम किसकी बेटी, बाबर की बेटी। चलिए, और इनका मृत्यु हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाता है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इनकी मृत्यु हो जाता है। और ये बाबर कहता है मेरी मृत्यु के बाद मुझे काबुल ले जाकर अपने जन्म स्थान के पास दफनाना। तो इनको इनके कहे अनुसार इनको काबुल ले जाकर दफनाया गया। दफनाया समझ रहे हैं, मुसलमानों में दफनाया जाता है और हिंदुओं में जलाया जाता है। दफनाना मतलब जमीन के अंदर गाड़ देना, उसको दफनाना बोलते हैं, ठीक है। और जला देना मतलब हम लोग को जैसे हिंदुओं में होता है जलाया जाता है, और इनको मुसलमानों में तो दफना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से मतलब बाबर के जीवन परिचय नहीं, बाबर के इस तरह से जीवन परिचय है। अब बाबर जो थे वह बहुत ही कम उम्र में, माने जब 12 वर्ष के 8 वर्ष की अवस्था थे ना, 12 वर्ष की अवस्था ही थे, तब तक उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। किनके मतलब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। तब से मतलब पिताजी का जितना कार्यभार है यह संभालता है, और धीरे धीरे जाके मतलब और देशों को मतलब जीतना शुरू करता है। मतलब 12 वर्ष की अवस्था में ही बहुत सारा देशों को मतलब जीत लेता है। एक देश है आपका 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया। मतलब 1502 में अफगानिस्तान में एक जगह पड़ता है काबुल, तो कौन जीता, बाबर ने। अपने पैतृक स्थान माने पिता का जो स्थान था, पैतृक स्थान मतलब जहाँ पिताजी के जन्म हुआ है, चाहे पिताजी का जन्म हो चाहे उसके बेटे का जन्म हो यानी बाबर का जन्म हो, उसको पैतृक स्थान बोला जाता है। अगर आप लोगों का पूछा जाए कि आप लोगों का पैतृक स्थान क्या है, तो आप लोग अपने गांव का नाम रखिएगा, अपने शहर का नाम रखिएगा, नहीं। उसी तरह से ये अपने पिताजी का जो पैतृक मतलब पैतृक स्थान कौन था, फरगाना था। ये फरगाना और समरकंद को जीत लिया। 12 वर्ष की अवस्था में कम उम्र में ही लगभग बहुत सारे देशों को जीतना शुरू किया। सबसे पहले काबुल को जीता, फरगाना को जीता, समरकंद को जीता, धीरे धीरे करके और सब देशों को जीतते गया। और लास्ट मतलब इनका मेन मकसद अब निकला कि दिल्ली पर चढ़ाई किया जाए और दिल्ली को जीता जाए। तो दिल्ली की कहानी हम बताए थे। दिल्ली के आसपास जितने भी मतलब दौलत खां लोधी और था कौन, राणा संगा, इन सबों ने उनको निमंत्रण भेजा बाबर को, और बाबर आया, इब्राहिम लोधी पर हमला किया और जीत हासिल किया। तो इसे कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के जीत के बाद ही बाबर
भारत में अपना विस्तार जमाने लगा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बाबर ने सर्वप्रथम, हाँ, अब बाबर तो बहुत सारा युद्ध किया। जब बाबर अपने भारत में युद्ध करने आया था तो हम बताए हुए थे कि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक था, लेकिन हमारे इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक था और 1,000 हाथी। 1,00,000 सैनिक और प्लस 1,000 हाथी इब्राहिम लोदी के सेना में था, फिर भी हार गया। क्यों? क्योंकि बाबर के पास ऐसे ऐसे मतलब हथियार थे जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं था। बाबर के पास तोप था, बाबर के पास तोप था। बाबर के सेना में 4,000 ऐसा तीरंदाजी था, तीर चलाने वाला 4,000 तीरंदाजी था जो कहीं से कहीं निशाना बना के भेज सकता था। इसीलिए 12,000 सेना, देखिए 1,00,000 की सेना के मतलब हरा दिया 12,000 की सेना, तो उसमें मतलब युद्ध नीति। तो बाबर क्या करता था, इब्राहिम लोदी से जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ ना, तो बाबर 5 दिन पहले ही युद्ध मैदान में पहुंच गया और वहां पे अपना युद्ध रणनीति बनाने लगा। युद्ध रणनीति बनाने में बाबर बहुत ही माहिर था। अपना युद्ध रणनीति बनाया, मतलब किस तरह से हम लोग, मतलब कम हम लोग का सेना है और उसका 1,00,000 सेना है, किस तरह हम लड़ेंगे। पहले ही पहुंच गया यदि में ग्राउंड में, पानीपत के मैदान में पहुंच गया और वहां पे किस सेना को कहां रखा जाए, नहीं तो मतलब तीर चलाने वाले को कहां रखा जाए, तोप चलाने वाले को कहां रखा जाए, इस तरह की मतलब युद्ध नीति बनाया और बना के तब जाके लड़ाई हुआ। तो उस युद्ध नीति के बारे में थोड़ा जानने के लिए बाबर ने एक तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया। पूछता है तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग कौन किया था? बाबर। और ये तोपखाना, पहली बार भारत में तोपखाना का प्रयोग बाबर ने किया था। पूछता है पहली बार भारत में तोपखाना का प्रयोग कौन किया था? तोपखाना मतलब नहीं, तोप होता है यहाँ पे गोली, मतलब बम रख दिया था, यहीं से उड़ा देता था, जहाँ पे वहां जाके ब्लास्ट कर जाता था। मतलब लगभग 2 किलो 4 किलोमीटर के दूरी पर जाके वो ब्लास्ट करता था। तो और वहां से तीर चलाएगा तो आएगा भी नहीं, यह तोप से उसको उड़ा देगा। इसलिए बाबर पे तो पूछा जाता है पहली बार तोपखाना का प्रयोग कौन किया था? बाबर। भारत में पहली बार तोपखाना का प्रयोग बाबर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तोपखाना, तोप का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? बाबर। उसके बाद में बाबर की सेना में 2 निशानेबाज थे, बहुत ही मतलब 2 निशानेबाज का इनाम पूछता है। 2 निशानेबाज यानी तीर चलाने वाला 2 निशानेबाज था, उसका नाम था उस्ताद और मुस्ताफा। एक का नाम है उस्ताद और दूसरा नाम मुस्ताफा। 2 मतलब निशानेबाज बाबर की सेना में, उस्ताद और मुस्ताफा। जो देखिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम इस पर लिखे हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पूछा जाएगा भारत में पहली बार तोपखाना का प्रयोग बाबर ने किया था, नहीं आप सबसे पहला तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। और बाबर की सेना में जो 2 मतलब निशानेबाज थे, उसका नाम था उस्ताद और मुस्तफा। बाबर देखिए बाबर जब युद्ध जीता ना, उसको बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई है। मतलब कलंदर एक ऐसा उपाधि होता है, कलंदर की उपाधि दी गई। अब कलंदर मतलब ये नहीं समझिएगा कि खराब चीज नहीं होता है। कलंदर देखिए, कलंदर की उपाधि धारण किया था, तो खराब चीज का कोई थोड़ा पड़ेगा कोई। तो कलंदर की उपाधि धारण किया था कौन? बाबर। खानवा के युद्ध के बाद, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। नहीं, खानवा के युद्ध के बाद में उसे गाजी की उपाधि धारण किया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, सॉरी बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, उसी युद्ध के बाद में उसने किस चीज की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की। और बाबर के 100 को काबुल में दफनाया गया। मारा था कहाँ? आगरा में, लेकिन दफनाया कहाँ गया? काबुल में। हाँ, बाबर की आत्मकथा यानी अपनी जीवनी, बाबर की आत्मकथा पूछा जाएगा बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा कौन है? बाबरनामा। और बाबरनामा को कौन लिखा है? बाबर। बाबरनामा को कौन लिखा है? बाबर।
तो बाबर नामा को बाबर जो तुर्की भाषा में लिखा था, कौन से भाषा में? तुर्की भाषा में। जो यहाँ की भाषा हम लोग को भाषा नहीं समझ में आएगा, तो बाद में इसका जो मतलब अनुवाद कर दिया फारसी भाषा में। तो बाबर नामा कौन भाषा में था? तुर्की भाषा में। बाद में इसका अनुवाद कर दिया गया फारसी भाषा में, और यह अनुवाद करने वाला व्यक्ति था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को बाबर लिखा था, जिसको तुर्की भाषा में, कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में, जिसको बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको किस भाषा में बदल दिया? फारसी भाषा में बदल दिया। ठीक है। और भारत पर विजय के बाद, भारत पर जब भारत को यह जीत लिया, काबुल के निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया। यानी यह काबुल से आया था। अब यह काबुल से आया, जब भारत को जीत लिया तो बहुत खुशी की बात हुआ। और यहाँ के पूरा धन संपत्ति से बहुत सारा, कोई भी राजा मतलब कोई भी आक्रमण भारत को करता था, धन संपत्ति लूटता, धन संपत्ति लूटा। और लूटने के बाद बहुत खुशी की बात हुआ, और उसको ले जाके काबुल में, काबुल के निवासी को एक एक चांदी का सिक्का हर आदमी को, एक एक चांदी का सिक्का यहाँ से लूट गया। अच्छा, बाबर को युद्ध जीतने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि बाबर जहां भी युद्ध जीतता था ना, तो उसके जितना भी सेना थे 12,000 सेना, वो खूब लड़ाई करता था। क्यों करता था? क्योंकि जितना युद्ध में जीते हुए संपत्ति को वो सभी में बांट दिया था। मान लेते हैं जितना जीते हैं वो अकेले बाबर नहीं रखता था, वो अपने सेना में बांट देता था, और उसका सेना भी खुश। तो वो सभी खूब मतलब मन लगा कर लड़ाई करता था कि जीतेंगे तो हमको भी फायदा होगा। नहीं तो बुझिए कि अपना अपना अपने आप में सब एक बाबरे के समान नहीं सोचता था ना कि जीतेंगे तो हमको मिलेगा, जितना ज्यादा जीतेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, इसलिए खूब लड़ाई करता था। इसलिए बाबर का हर जगह विजय होता है, और लास्ट मतलब जाके बाबर इस भारत पर पूरी तरह से अपना साम्राज्य धीरे धीरे फैला देता है। और लास्ट में जाके लगभग बाबर की मुगल लगभग इसकी खानदान जो है लगभग 300 सालों तक शासन करता है। इस तरह से अगर यह क्लास आपको समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।